11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है जय प्रकाश। अब ये हैं डुमराव बिहार से। 20 अक्टूबर 1987 22:17। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। जय प्रकाश नाम है और आपने टाइटल तो वगैरह कुछ बताया नहीं है। जय प्रकाश सिंह नाम है। जय प्रकाश सिंह, डुमराव बिहार, 20 अक्टूबर 1987 22:17। मिथुन लग्न की कुंडली। वस्तुतः व्यक्ति पराक्रमी है। और वो क्यों? क्योंकि पराक्रम की राशि यहां बनी है और वस्तुतः यहां का जो अधिपति है वो पंचम में व्यक्ति अपने प्रभावों को विकसित करने की क्षमता रखने वाला है और साथ ही साथ सकारात्मक भी है। क्योंकि मिथुन लग्न का है तो तीव्रता से विकास करने का प्रभाव भी है। तुरंत मेहनत करे, तुरंत बढ़ जाए और थोड़ा सा व्यक्ति स्वार्थी भी हो जाए। लेकिन गुरु के प्रभाव में है, इस वजह से उसमें थोड़ी कमजोरी आ जाएगी। और गुरु की जो प्रभाव को आप समझें तो गौर करें, ये सप्तम के अधिपति और दशम के अधिपति और दो भावों के अधिपति होकर के लाभ में बैठ करके मित्र की राशि में 5वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। पराक्रमी बना दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां के ऊपर यहां के जो अधिपति हैं वो गौर करिए पंचम में बैठे और लग्न कौन बना? मिथुन का, जो कहां की राशि है? पराक्रम की राशि। अरे भाई, मेष लग्न की काल पुरुष की जो कुंडली बनती है वो 1 नंबर यहां लिखे तो 2 यहां लिखे तो 3 यहां लिखे, यानी कि यहां भुजाओं की ये राशि, कम्युनिकेशन और साहस की राशि वही लग्न में बन गई तो यानी कि व्यक्ति के पास ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और मिथुन लग्न का है तो व्यक्ति भौतिकवादिता से जुड़ करके अपने जीवन को देखना चाहता है। उसके महत्वाकांक्षा के पल बड़े ऊंचे होते हैं। पर व्यक्ति बेसिकली तो बना मेहनती और पराक्रमी है, साहसी है, ढाढ़स रखने वाला है, उसके पास ऊर्जा भी है, मेहनत करने की क्षमता और प्राबल्यता भी है। लेकिन मिला क्यों नहीं या कमजोर क्यों मिला? क्योंकि पराक्रम का अधिपति नीच का है। और एक कार्यक्रम में भी मैंने ये बात कही है कि सूर्य, बुध और शुक्र बैठना तो एक ही साथ चाहते हैं, लेकिन जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार परिणाम के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने पिता के पैतृक संपत्ति को भी बड़ी मुश्किल से मिलने की स्थिति बनती है। पिता का धन, पिता का प्यार, पिता का स्वास्थ्य, पिता से प्रेम, ये थोड़े से कमजोरी में जाते हैं। हालांकि इन सब चीजों में लाभ की स्थिति भी है, लेकिन चूंकि गुरु सप्तम और दशम के अधिपति हैं, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं व्यक्ति के जीवन में अकेले। और यहां इस भाव का अधिपति, अब जरा गौर करिएगा, बड़ी अच्छी बात है, धन भाव के अधिपति चंद्रमा, क्लियर है, और एकादशवें भाव के अधिपति गुरु मंगल। तो मंगल और चंद्रमा चतुर्थ स्थान में बैठे, ये महाभाग्यशाली और महाधनी दोनों प्रकार का योग एक साथ घटित होगा। पर जरा गौर करना, वो चंद्रमा जो है वो राहु केतु के प्रभाव में है। और अगर किसी भी कुंडली में राहु मीन का होकर के बैठा हो तो पैरों में थोड़ी सी थकान और दर्द के बावजूद भी ये व्यक्ति के करियर को बड़ा बूस्टअप करता है। दशम स्थान का राहु चाहे किसी भी राशि में बैठा होगा, बड़े बेहतर परिणाम उसको करते देखे गए हैं। पर ध्यान से समझिए, तो धन भाव में गुरु की उच्च राशि बनी है और वहां से वो केंद्र में बैठे हैं। और यहां पे यहां का जो अधिपति है, ये धन का अधिपति सुख में बैठा शुभ ग्रह की राशि में, केंद्र त्रिकोण राजयोग, बुध यहां के अधिपति और धन भाव सुख भाव का अधिपति सुख के कारक गुरु से देखा जा रहा है। समझना बात को ध्यान से। अगर सत्य में कुंडली को समझना चाहते हो तो ऐसे समझने की बात है। सुख के अधिपति सुख के कारक गुरु से दृष्ट अपने मित्र की राशि में, पर वो मित्रता का भाव जागृत नहीं हो रहा क्योंकि जिस राशि में गुरु बैठे हैं उस राशि का अधिपति लाभेश होकर के, अलग बात है कि वो प्रत्येक प्रकार के सुखों से व्यक्ति को बना करके रखेगा, लेकिन उससे दूरी भी बनती रहेगी क्योंकि यहां केतु और मंगल बैठे। हालांकि केतु मंगलवत होते हैं, परंतु अगर 5 अंक इस भाव को देने हो जो मानसिक शांति का भाव होता है, सभी प्रकार के निक्षेपों से व्यक्ति उबर करके अपने आप को स्थापित और ठंड रख लेता है। उस भाव में चंद्रमा मंगल बैठेंगे तो निस्संदेह लाभ और स्वाद के योग जागृत करेंगे। लेकिन वहां केतु भी बैठे हैं और दरअसल यहां के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं, ये भी ठीक है। 5 अंक में से इसको 3 से 3.5 अंक मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। यानी कि व्यक्ति को आंतरिक रूप से जो मानसिक शांति की स्थिति बनती है वो है, क्योंकि दशम स्थान बढ़िया है। एकादशवें स्थान में गुरु अकेले बैठे हैं और वो सप्तमेश और दशमेश होकर के, ये तो 3 बातें जो कि समझ में आ रही हैं। अब गुरु और चंद्रमा के संबंध को समझिए। व्यक्ति कई बार जितना चाहता है उतना क्यों नहीं मिलता। एक ग्रह कभी भी अपने हिसाब से फल नहीं करता है, वो कई चीजों पे निर्भर होने के बाद ही अपने परिणाम को देता है।
गुरु और चंद्रमा को देखो, गुरु यहां और चंद्रमा यहां, ये सकट योग होता है जो व्यक्ति के जीवन में परिणाम मिलने में देर, परिणाम देने में देर और परिणामों के लिए व्यक्ति को टकटकी निगाह, जैसे किसान जब खेत में बीज डाल दे और बारिश नहीं होती है, वही स्थिति हो जाती है। हाँ हाँ, पक्की बात है। व्यक्ति ने मेहनत कर डाली, मेहनत के बाद वो परिणाम के लिए टकटकी लगा करके देखता है और परिणाम पता चला कि परीक्षाएं कैंसिल हो गई, तो कोर्ट केस में चल रहा है, तो पता नहीं कुछ और तो कुछ और, ये स्थिति होती है। मतलब जहां सूर्य नीच के और आप कहोगे कि यहां पे शुक्र का सूर्य का नीच भंग हो रहा है। अब एक बात और बता दूं, तो दरअसल नीच भंग जो राजयोग होता है वो निस्संदेह बैठ जाने के बाद और डिग्री में निकट आने के बाद बड़ा प्रबल हो जाता है, पर वो इस बात पे निर्भर करता है कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु चंद्रमा कैसे हैं, चंद्रमा की स्थिति कैसी है और लग्नेश की स्थिति कैसी है। गुरु चंद्रमा, सूर्य और सूर्य चंद्रमा और साथ ही साथ लग्नेश, इन चारों को देखने के बाद अगर ये चार अच्छे हों तब ही जाकर के विपरीत राजयोग का भी सही तरीके से या नीच भंग राजयोग का भी परिणाम मिलता है, अन्यथा तो बड़ा कम। और कई कुंडलियां अब वहां पे वो फल करने के लिए डिपेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है कि जातक की कुंडली में पराक्रमेश कैसे हैं। तो इस वजह से भी अब यहां पे सूर्य और बुध को देखिए, सूर्य और शुक्र को देखिए, तो सूर्य 3 डिग्री के हैं और शुक्र जो है वो 18 डिग्री के हैं। अब जरा सोचो, तो सोचने वाला तो यही सोचेगा कि सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, पर जातक को तो परिणाम मिलते नहीं है, वो भटक रहा होता है और काम करने के बाद और मेहनत करने के बाद जो परिणाम का भाव होता है वो तो पंचम ही है। यहाँ पे तीनों एक साथ बैठ करके इस भाव को डिमोलिश भी करते हैं, कमजोर करते हैं। तो ये बात है। प्रतियोगिता क्षेत्र में शनि मंगल की राशि में, हालांकि यहां एक बड़ी अजीब बात है, मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि व्यक्ति अगर पैतृक संपत्ति या सरकारी क्षेत्र से लाभ की स्थिति में जा रहा है या किसी भी तरीके से कानूनी पढ़ाई अगर पढ़ रहा हो और शनि मंगल का संबंध छठे, नवें और चौथे का बन जाए तो बड़ा अच्छा होता है। तो गौर करिए, शनि जो अष्टम छठे भाव में बैठे हैं मंगल की राशि में, और ये मंगल यहां बैठे, यानी कि छठे स्थान का अधिपति अगर चतुर्थ स्थान में बैठा हो और चंद्रमा के साथ बैठा है तो निस्संदेह व्यक्ति को सरकारी नौकरी का योग बन जाए। लेकिन सूर्य की कमजोरी, पराक्रमेश की कमजोरी हो जाने के कारण और कमजोरी में जाने के कारण मशक्कत, मेहनत, टाइम लैप्स करे और नुकसान की स्थिति। और वैसे भी आप तो राहु की दशा में गुजर रहे हो, पर यह नौकरी की स्थिति 2023 से आती दिख रही है और आप 1987 के हो। पर जरा देख लेना, आपकी कुंडली में गुरु और मंगल, गुरु और चंद्रमा, हालांकि चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ बैठ करके आपको लक्ष्मी संपन्न बना रहे हैं, पर कई बार सूर्य की कमजोरी पराक्रम का परिणाम कई बार नहीं दे पाती है। और आपकी कुंडली में ये तो यहीं तक रोकता हूं। आपने पूछा था दाम्पत्य कैसा है, अभी राहु की दशा है 3 साल, लाजवर्त पहन लीजिए, थोड़ा मन शांत हो जाए। और अगर कुछ नहीं है तो आप इस कुंडली के हिसाब से गणेश जी की पूजा अभी कर लेनी चाहिए राहु की दशा में। बजरंगबली के नियमित मंदिर का दर्शन करते रहिए। नौमांस में आपने पूछा था कि विवाह कैसा है, गुरु देख रहे हैं तो फिर परेशान क्यों होते हैं। यहाँ का अधिपति चंद्रमा 12वें है, पर वहाँ पे कई बार जो हो शुक्र की स्थिति है, बुध भी है, 3 शुभ ग्रह के साथ केतु बैठे हैं, तो वो शुभता ही है, खराब नहीं है। 12वें के अधिपति आकर के बैठे हैं, कई बार पत्नी जो होती है वो कठोर भी मिलती हैं, मुंहफट मिल जाती हैं, बोलने वाली मिल जाती हैं, थोड़ी खर्चीली भी मिल जाती हैं। हालांकि चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं तो दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होगा, ये बात पक्की बोल देता हूं। और आपकी कुंडली में मंगल कहीं से भी राहु और केतु के प्रभाव में आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, लेकिन उस पर शनि का प्रभाव नहीं है, तो आपको विवाह तो करना होगा तो मंगलिक से ही कर लेना चाहिए। हालांकि आप उस अवस्था को पार कर चुके हो, तो अगर विवाह नहीं है तो निस्संदेह मैं कहूंगा कि ठीक है, मिला करके कुंडली कर लेना चाहिए। अब जब केंद्र में अब सूर्य यहाँ पे नीच के, तो ये प्रभाव तो करेंगे ना। और सप्तम स्थान के अधिपति उच्च के, यानी कि दाम्पत्य का सुख है, लेकिन कई बार यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या बनती है, क्योंकि पंचम स्थान का अधिपति नीच का हो रहा है, तो कई बार संतान से कष्ट, संतान से दूरी, संतान होने में दिक्कत और संतान का स्वास्थ्य कमजोर, पत्नी से दूरी, पत्नी से विचार न मिले, मन का मेल न हो, और कई बार उसको क्या बोलना है यही समझ में ना आए, आप बोलोगे कुछ, वो समझे कुछ। अब यहाँ पे गुरु और चंद्रमा के संबंध को देखिए तो द्विद्वादश के संबंध में जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता। अब इस वजह से भी कई बार आपकी पत्नी वो आपकी बात और आपकी भाषा या आपके पहुंच से बाहर हो जाती है। हाँ, वो यहां से तो ठीक है, और ये भाव क्या है, ये शैया सुख का भाव है, और तकिया भाव यहां ये 9 नंबर जहां लिखा है, यहां के अधिपति जन्म कुंडली में गौर करिए केंद्र में आ रहे हैं,
तो त्रिकोण के अधिपति केंद्र में गए और गुरु का प्रभाव यहां पे चतुर्थ स्थान से केंद्र में, यहां भी चतुर्थ स्थान से केंद्र में, और यहां के अधिपति शुक्र में। व्यक्ति का संबंध कभी किसी से भी खराब नहीं होगा। पर दशमांश में आते हैं, लग्न मकर का दशमांश कुंडली और वहां के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे, ये ठीक है। और व्यक्ति अगर पिता से जुड़ करके, माता से जुड़ करके, पत्नी के साथ जुड़ करके, अपने सगे संबंधी कुटुंब से जुड़ करके कोई भी कारोबार करना चाहे कर सकता है। धन लगा करके अगर धन कमाना हो तो बिल्कुल ये बात भी बनती, मतलब अपना व्यवसाय भी कर सकता है। उसके बाद जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान को देख रहे हैं शुक्र, बुध और सूर्य के साथ, गुरु के साथ। पढ़ाने का काम भी बनता है, वाणी से संबंधित कोई भी काम कर दीजिए, यह भी बनता है। गुरु बुध गुरु शुक्र ये काम करा सकते हैं। लॉ वगैरह के क्षेत्र में जा रहे हैं तो गुरु की दशा आपको बड़ी निर्णायक सिद्ध होगी। हालांकि एक बात बता देता हूं, तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बड़ी अच्छी है, तो इसी क्षेत्र में आपको काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनि जो होते हैं वो नवम और दशम के अधिपति, पर नवम भाव के अधिपति होकर के अगर छठे में बैठे हों तो निस्संदेह भाग्य को कमजोर और कमजोरी मिल जाती है, क्योंकि उस भाव से, इस भाव से गुरु छठे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता। इस भाव से चौथे कोई ग्रह नहीं, इस भाव से चौथे इधर भी कोई ग्रह नहीं, इस वजह से भी भाग्येश को कमजोरी मिल रही है। हनुमान जी की पूजा मैंने यही देख करके गई थी। तो करिए, शुरू करें। अब क्या बताओ, दाम्पत्य ठीक है, पर पत्नी को थोड़ा सा नजदीक ला करके, बिठा करके उसे समझाने का प्रयास करना होगा, ये अच्छी बात है। दाम्पत्य कमजोर नहीं है, खराब नहीं है, वो बुरे दौर से नहीं गुजरेगा। गुरु की दशा में आपको लाभ की स्थिति, दशमेश जब एक्टिव होंगे, लाभ में बैठे हैं, पिता का लाभ है पर उनका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। माता का लाभ है, माता से ठीक है। चंद्रमा ठीक है। हालांकि अब चंद्रमा की स्थिति देखूं अगर, तो वो बनते कैसे हैं, तो आपकी कुंडली में वो बनेंगे कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के, सूर्य के निकट ही है ना ये, इस वजह से। पर ये जो है वो आय के स्रोत को कई बार सही तरीके से एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है, या कई बार व्यक्ति को प्राइवेट या अपना काम करना पड़ता है, या कई बार किसी दूसरे के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। कई बार वो अवसर चूक गया है, हाँ, अवसर चूक गया है, और दूसरों के कारण कई बार अपना ही नुकसान कर बैठा है, और बाद में वही लोग उसको अंगूठा भी दिखा देते हैं, जाओ मेरा काम तो हो गया। तो ये नहीं, इस वजह से भी कई बार आपको नुकसान हुआ है। अब क्या बताऊं, तो अब क्या बताऊं के मामले में अगर मैं यहां पे आता हूं तो दशमांश कुंडली ठीक है, क्योंकि वहां की स्थिति दशम स्थान की अच्छी बन रही है, लग्न की स्थिति अच्छी बन रही है। यहां पे गुरु का जो प्रभाव है वो बुध पे है, ये भी ठीक है। सूर्य, शनि और मंगल, इन तीनों को साधना होगा। दशा के आधार पर गणेश जी की पूजा, भाग्य का बल कमजोर, इस वजह से हनुमान जी की पूजा, बस यही दो करिए, और सूर्य को अर्घ वगैरह देते रहिए। रात में ज्यादा जागना आपके लिए विष के समान होगा, तो ये कभी ना करिएगा। और अगर इस कुंडली को मैं देख रहा हूं तो ये कुंडली बाई कैरियर और कैरियर के लिहाज से कभी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। दशम स्थान का राहु सब देता है, जाते जाते कुछ हो सकता है अवसर नया पैदा कर दे, ये बात है। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद का है, उसका शनि के नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र कमजोर नहीं है, पर उस भाव का अधिपति प्रतियोगिता कर रहा है, इस वजह से। हालांकि छठे भाव के शनि कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में लाभ भी दे देते हैं, हम उस पर भरोसा कर सकते, आप भी कर लेना, लेकिन 100% नहीं, 100% नहीं, क्योंकि उस पे जो है वो चंद्रमा की दृष्टि है, तो शुभ ग्रह देख रहे हैं, और नक्षत्र भी जो है वो उसके मित्र का ही है, और दूसरी बात है कि वो भाग्येश के नक्षत्र में बैठा है, पर ये ग्रह जो है वो यहाँ पे प्रतियोगिता करे, और इस भाव के लिए वो बहुत अच्छे भी होते हैं, खराब नहीं बैठे हैं राहु, और उसके आगे गुरु बैठे हैं। और यहाँ पे अगर गौर करें तो मंगल की दृष्टि है, तो एक मंगल का प्रभाव जो इस कुंडली के लिए कौन होता है, रोगेश, राहु को रोग से युक्त कर सकता है। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के छठे भाव पे है, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि का प्रभाव कई बार व्यक्ति को अगर लॉ वगैरह के क्षेत्र में, पढ़ाने का काम, कंपटीशन में और ऊंचे कंपटीशन में व्यक्ति बैठना चाहे तो बिल्कुल बैठ सकता है, उसमें सफलता के योग हैं, पर थोड़े विलंब से। राहु की दशा में तो वैसे भी काम थोड़े थोड़े लटकते और भड़कते रहते हैं, तो ये काम बनती है। शुभ ग्रह का भी प्रभाव है राहु पे, और पापक ग्रह का भी प्रभाव है, लेकिन चंद्रमा और मंगल में मंगल का प्रभाव ज्यादा है, इस वजह से वहां पे उनका प्रभाव कमजोर हो रहा है राहु का।
इस कारण से ही आपको इस दशा में वो समुचित उत्तर नहीं मिला है जो यहां से राहु को देना चाहिए था। इस भाव का अधिपति एकादशवें भाव में अकेले बैठे हैं, इस वजह से भी उनका परिणाम थोड़ा कमजोर हो रहा है। सूर्य नीच का पराक्रम कमजोर, चंद्रमा को अमावस्या दोष, इस वजह से तो सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर हो गए। इस वजह से कुंडली के पास बल, वो एक्सेलरेशन नहीं मिल रही है जिसकी उसको आवश्यकता है। केंद्र में चंद्रमा पापक, मंगल पापक, केतु पापक, राहु पापक, कोई शुभ ग्रह बैठा है नहीं ना, तो फिर कैसे? और गुरु बाहर ही है, चंद्रमा से षडाष्टक में, सूर्य नीच का, शुक्र और बुध जन्म कुंडली में यूं ही भटक रहे हैं, तो कमजोरी तो है ना। बात सही बात है। प्रणाम करता हूं, नमस्कार।